नमस्कार, न्यूज 18 के चर्चित शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। आज हम 5 के प्रहार में बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में किस तरीके से दंत है पेपर लीक का और उसके साथ ही बजरी खनन का भी। लेकिन राजस्थान में पेपर लीक के 5 लाख रुपए के इनामी मोस्ट वांटेड सुरेश ढाका के पिता को प्रदेश के खान विभाग की ओर से बजरी का 20 करोड़ का सरकारी ठेका मिला है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। जो पेपर लीक का आरोपी है, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है, उसके पिता को खनन विभाग की तरफ से सौगात दी जाती है। क्या 20 करोड़ का सरकारी ठेका। सुरेश ढाका एसआई भर्ती और सीनियर टीचर भर्ती समेत 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में आरोपी है और फिलहाल वो फरार चल रहा है। सुरेश ढाका के खिलाफ एक सप्ताह पहले ही लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ है। एसओजी को अब आशंका है कि कहीं इसमें पेपर लीक की काली कमाई तो नहीं लगी है। एसओजी की टीम ने खनन ठेके पर छापेमारी भी की। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेड़म का वही रटा रटाया जवाब जो सरकार देती है, जो प्रशासन की तरफ से आता है कि ये मामला भी उनके संज्ञान में आया है। सरकार इस बात की पूरी जांच करवाएगी कि कहीं इस सरकारी ठेके को हासिल करने के लिए पेपर लीक घोटाले से कमाए गए काले धन का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी भी दी कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने और माफियाओं और उनके सहयोगियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो आखिर क्या बार बार सिर्फ इसी तरह का रटा रटाया जवाब मिलेगा कि कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को, या फिर वाकई सख्त एक्शन लिया भी जाएगा? और ये कैसे हो जाता है, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेपर लीक के मोस्ट वांटेड सुरेश ढाका के मामले में खुलासा। सुरेश ढाका के पिता को मिला 20 करोड़ का बजरी ठेका। पिताजी के नाम से कोई बजरी का टेंडर हुआ, तो मैं समझ सकता हूँ वो कोई ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। उस विभाग से संबंधित मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन उस प्रक्रिया के तहत किसी ने कोई आवेदन किया होगा तो उसकी हम जानकारी कर लेंगे। एसओजी को आशंका, पेपर लीक से जुटाया पैसा लगाया खनन ठेके में। उसके पास राशि कहां से आई, क्या उसका इतना जरिया है, क्या नहीं, ये सारे जांच के विषय हैं। सारी चीज की माइन्यूटली पड़ताल करके आपको निवेदन। एसओजी की टीम ने खनन ठेके पर छापेमारी की। एसओजी की पड़ताल, खनन में ढाका परिवार के कौन लोग शामिल। तो अवैध संपत्ति थी, उस पर बुलडोजर चलाने का काम किया। उनकी पत्नी के और उनके नाम से जो संपत्तियां खरीदी, उनकी भी जांच पड़ताल पूरी की गई है। अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इसी आधार पर हम काम करते हैं। सुरेश ढाका के खिलाफ एक सप्ताह पहले जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। पेपर लीक की काली कमाई बजरी खनन में लगाई। तो देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेपर लीक की काली कमाई के जरिए ही बजरी खनन में ये ठेका मिला है? क्या बजरी खनन इससे ही किया जा रहा था? और जब ग्रामीणों ने विरोध किया तब भी सरकार और प्रशासन की नींद आखिर खुली क्यों नहीं? एक नहीं कई सवाल है, क्योंकि ये मेरे भी समझ से परे है कि भाई जो इतना बड़ा आरोपी, उसके पिता को 20 करोड़ का खनन ठेका मिल कैसे जाता है? खैर, सरकार है और प्रशासन है, कुछ भी मुमकिन है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक वेद माथुर जी और पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सर, बस मैं एक चीज आप लोगों को समझा दूं कि मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ओपनिंग स्टेटमेंट आप लोग सिर्फ 1 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम आगे पूरी चर्चा जरूर करेंगे। शुरुआत में एसपी मित्तल जी से ही करती हूँ। एसपी मित्तल जी, आप राजस्थान की राजनीति को, यहाँ के पूरे डेमोग्राफी को, आप यहाँ की पूरी जियोग्राफी को बड़े अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो दंश झेलता आया है राजस्थान पेपर लीक का, तो जो पेपर लीक का आरोपी है उसके पिता को 20 करोड़ का खनन ठेका मिल जाता है, वो भी बजरी खनन का। ये कैसे मुमकिन है एसपी मित्तल जी, जरा समझाइए। मेरे तो समझ के परे और आम जनता को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि एक आरोपी जो फरारी काट रहा है, 5 लाख का इनामी है, उसके पिता को इतनी बड़ी सौगात मिल जाती है खनन विभाग की तरफ से। मित्तल जी। आकांक्षा, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो हम कहते हैं कि अपराधियों में भय होना चाहिए कानून का, वो इसीलिए भय नहीं होता। देखिए, एक क्या नाम से सुरेश ढाका है, जिसपे 5 लाख रुपए का इनाम है और वो पिछले 4 साल से फरार है। वही क्या नाम से उसके जो पिताजी है वो 20-20 करोड़ रुपए का ठेका ले रहे हैं बजरी का। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सरकार है, जिसको जो ये कह रहे हैं कि हम मगरमच्छों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मगरमच्छ बल्कि तैर रहे हैं। मतलब आप देखिए, बजरी के खनन जो वहां पर नदी है, ब्यावर जिले के अंदर जो नदी है, उसका एक बांध है, बांध के पास में तो मगरमच्छ तो बांध में तैर रहे हैं। ये लोग 20-20 करोड़ रुपए के ठेके ले रहे हैं।
डर ही नहीं है इस बात का उन्होंने कि क्या नाम से उसके ऊपर आरोप कितने गंभीर है। सुरेश ढाका पर 10 पेपर लीक के आरोप हैं और कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के अंदर उसने पेपर लीक किया। एक और हम कह रहे हैं कि साहब उसकी जो क्या नाम से संपत्ति है उन पर बुलडोजर चला रहे हैं, उसके कोचिंग सेंटर में बुलडोजर चलाया, वहीं उसको 20-20 करोड़ रुपए के हम ठेके दे रहे हैं। जाहिर है कि सरकार की एजेंसियों में तालमेल नहीं है, इसीलिए क्या नाम से अपराधी जो है वो बिल्कुल मित्तल जी, अब ये तालमेल है या मिली भगत है यही समझ के परे अब यही उम्मीद की जा सकती है कि एसओजी अब जांच पड़ताल करेगी तो शायद उसमें खुलासा हो। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार का रुख करना चाहूंगी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेद माथुर जी, की कैसे मुमकिन हो जाता है, क्योंकि भाजपा लगातार कांग्रेस के कार्यकाल में तो खूब आरोप लगाती थी कि पेपर लीक आप लोगों के कारण हुआ है और किस तरीके से मिली भगत है, लेकिन अगर पेपर लीक के उसी आरोपी को आपके कार्यकाल में इस तरह से ठेका मिल जा रहा है उसके पिता को, तो फिर सवाल तो उठेगा, यही मान लिया जाए कि जो कांग्रेस के कार्यकाल में हो रहा था वो सब कुछ अभी भी हो रहा है। जी देखिए, हम इस मुद्दे पे चर्चा करें उससे पहले हमें 3-4 बातें स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि पेपर लीक शुरू से होता है, होता रहेगा, लेकिन प्रकाश में पहली बार आया है। दूसरी बात कि पेपर लीक के बारे में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, कहती कुछ है लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। यदि गंभीर होती तो सुरेश ढाका जेल में होते और उनके पिता 20 करोड़ का ठेका लेके मजे नहीं कर रहे होते। एक और इम्पोर्टेंट दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सहित कई प्रदेशों में अपराधी की जाति महत्वपूर्ण है। यदि अपराधी किसी ऐसी जाति का है जो चुनाव में महत्व रखती है संख्या बल की दृष्टि से, तो सरकार का रवैया अपने आप नरम हो जाता है। जहां तक खनन विभाग के ठेकों का हाल है, मैंने देखा है कि हरदम ये राजनेताओं को या उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों को ही मिलता है और सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन खनन विभाग गैर कानूनी आय का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें ऊपर से नीचे तक सारे लोग मिले हुए हैं। एक बार एक आईएएस अफसर भी इस बारे में गिरफ्तार हुए थे, जो बाद में उनका कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर कुछ होता नहीं है ना माथुर जी, वही तो दिक्कत है कि कुछ होता नहीं है। जांच पे जांच बिठा दी जाती है, फिर डेट पर डेट मिलती है। ऐसे ये फिल्मी डायलॉग बहुत मशहूर नहीं हुआ है कि अगर कोई आम जनता या कोई गरीब परिवार कुछ गलत कर देता है तो किस तरीके से उनके ठेले गुमटियों में बुलडोजर चला दिया जाता है, वो तो हम देखते ही हैं। लेकिन जो बड़े रसूखदार है वो मौज काटते हैं, मलाई खाते हैं। योगेंद्र जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। योगेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब एसओजी जांच पड़ताल कर रही, तो क्या एसओजी से उम्मीद की जाए कि वाकई अब वो पूरी परतें खोलेगी कि कितना बड़ा घोटाला हो रहा था या वाकई संरक्षण मिला हुआ है, तभी जो पेपर लीक का फरार माफिया है, मैं माफिया ही उसे कहूंगी, कि 10 मामले उसके ऊपर दर्ज है पेपर लीक से जुड़े हुए, क्या सब कुछ ही संरक्षण मिली भगत से ही हो पाता है? आकांक्षा जी, मुझे ये बताएं कि एसओजी की जब ये चीज सामने आ गई तभी उनकी खनन में रेड डालना, उनके घरों पे रेड डालना, 4 साल से ये सब सो रहे थे क्या? इनको जानकारी नहीं है? और आप देखिए 4 साल बाद अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। वो यहाँ बैठा हुआ है इनके पास कि भाई मैं तो अभी जब जाऊंगा जब आप लुकआउट नोटिस जारी कर दोगे। क्या तमाशा कर रखा है इन लोगों ने? ये क्या है? कुछ लोग, देखिए मैं बताऊं आपको कि राजनीति में ऐसा है कि चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे राजनेता हो, चाहे सेठ साहूकार हो, कुछ ऐसे प्रजाति के ये लोग होते हैं जो किसी भी दल के समय, चाहे वो किसी का भी शासन हो, वो अपना काम निकालते हैं। और ये यूनिक भामू और सुरेश ढाका, ये उन्हीं में से 2 जंतु ऐसे हैं जिनके बारे में पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई। अब मुझे बताइए, आप इनसे पूछो कि आप क्या पकड़ नहीं पाए 4 साल में? क्या इनको संरक्षण नहीं दे रहा कोई? क्या इनके पिता के बारे में पता नहीं है? ये 20-20 करोड़ रुपए के जो ठेके ले रहे हैं, इन ठेकों में 40 लाख रुपए इन्होंने जमा कराए हैं पहले एडवांस में। मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर सब राजनीतिक दलों का, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, ये इसमें मिलीभगत होती है, आशीर्वाद होता है। अन्यथा इतना बड़ा भू माफिया, इतना बड़ा पेपर लीक। वही योगेंद्र जी, एक नहीं कई सवाल आपने यहाँ पर खड़े किए हैं, और राजनीति किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर के होती है हम जानते हैं। बजरी खनन हो, वो राजनीति का फेवरेट टॉपिक, भले ही वो पेपर लीक हो, उसको लेकर के आंदोलन होता है, पुतला फूका जाता है। लेकिन जरा समझाइए, हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नितिन जी, ये जो सुरेश ढाका है जिसके ऊपर आरोप लगे कि 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में ये फरार चल रहा है, ये सब कुछ तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही सामने आ चुका था ना सर?
तो यदि उसी समय सही तरीके से इसे पकड़ लिया जाता तो शायद आज इस तरह के मामले सामने आते ही नहीं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि किस तरीके से अपराधी उसी समय पकड़ लिए जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल पेपर लीक हुए थे। और आपको अगर जानकारी दे दूं कि केंद्र सरकार में भी 10 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं। ना तो कोई कठोर कानून बना, ना तो अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तब 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए इसी सुरेश ढाका के संस्थान पे और इसकी प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चला था। और इसी केस में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। इनके सारे सहयोगी सुरेश ढाका को छोड़ के भूपेंद्र सावंत समेत सारे सहयोगी गिरफ्तार हुए थे। आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार किया था। लेकिन उस समय बीजेपी की सरकार कहा करती थी कि नहीं, हम इसको सीबीआई जांच करेंगे, हमारे टाइम पे कुछ नहीं होगा, हम बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। बल्कि हुआ क्या, हम कहा करते थे कि भ्रष्टाचारी माला माल है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। कोई मानता नहीं था। हम लगातार कहते थे कि केवल ये गोलमाल करते हैं। आज देखिए, ग्रामीणों ने विरोध किया। ऐसा नहीं था कि ये सुरेश ढाका से इसका संबंध है पता ना हो। ग्रामीणों ने बकायदा विरोध किया। उसके बाद में भी उसके पिता को 20 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। कितने का? 20 करोड़ रुपए का। और किसानों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है? अगर 20,000 भी है तो उसकी जमीनें जब्त की जा रही हैं। और आप कह रही थी, सबसे मैं ऑब्जेक्शन ये, आपने कहा कि दोनों सरकारें एक है। आप मुझे बताइए, आज 3 साल हो गई, बीजेपी ने एक भी जगह कांग्रेस का या कांग्रेस के नेताओं का कोई लिंक आज तक दिया हो जिनका नाम लिया करते थे? अब तो नाम भी नहीं लेते। आपने कहा हमारी सरकार में बुलडोजर चला, इनके सरकार में ठेके मिल रहे हैं। यही वही सरकार है जिसने सबसे पहले कहा था। आप केंद्र से देख लीजिए। लेकिन नितिन जी, ठीक है, आप ये तमाम आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, आपका बिल्कुल वाजिब बनता भी है क्योंकि सवाल तो उठ ही रहे हैं और उसी को लेकर के हम यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन नितिन जी, पेपर लीक कांग्रेस कार्यकाल में कितना जुड़ा है ये तो हम जानते ही है ना। आज भी डंके की चोट में तमाम मंत्री, तमाम भाजपा के जितने भी नेता हैं वो यही सब कुछ कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल के पाले पोसे हैं, कि लोगों का अभी तक इतना पावर है कि अभी भी ये लोग पेपर लीक करवा लेते हैं। सब कुछ पाला पोसा कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान। और कितने पेपर लीक्स नहीं हुए हैं नितिन जी आपके समय में, जरा बताइए। वही कमाई है, उससे अभी खनन ठेका ले रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए। इसी खनन के अंदर हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की? बीजेपी के अंदर सीबीआई ने कहा कि यहाँ की पुलिस मदद नहीं कर रही है। अविनाश गहलोत ने खुले मंच पे खनन माफियाओं का साइड लिया गया। हमारी सरकार में बताइए किस मंत्री ने और किस एमएलए ने साइड लिया हो खुले मंच से, सार्वजनिक रूप से? आप ये बताइए कि गांव वाले विरोध कर रहे हैं, उसके बाद में भी ठेका दे रहे हैं। और 24 में निकला, 25 में दे दिया और आज 26 में कहाँ आ गए? 3 साल के अंदर तमाम जो आरोप लगाए करते थे कहाँ है? ये बीजेपी की सरकार है जहां नेशनल पार्टी का नितिन जी, वही तो बात है ना। आप भाजपा को इसमें दोषी करार देते हैं और कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले कांग्रेस को तो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है ना। यही कहा जा रहा है ना, किसी भी तरफ से कान पकड़िए, राजनीतिक संरक्षण तो है ही ना इस तरह के माफियाओं के ऊपर। आप मुझे बताइए, 3 साल के अंदर किसमें कांग्रेस का कहां संरक्षण मिला? 3 साल के अंदर आप बताइए मुझे। मैं अभी बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, बीजेपी का पक्ष में जाऊंगी ना सर। बीजेपी, देखिए मैं वही तो पूछ रही थी, वरिष्ठ पत्रकार से भी वही पूछा मैंने, राजनीतिक विश्लेषक से भी मैंने वही पूछा कि सरकार में क्या हो रहा है। लेकिन आपके बारे में भी तो मुझे पूछना पड़ेगा। 5 साल पहले तो आपकी सरकार थी ना नितिन जी। बिल्कुल पूछिए ना, हमने क्या काम किया मैंने बताया ना। आप ये बताइए, नीट पेपर के अंदर जो सरगना निकला, जिसने नीट का पेपर लीक किया, वो किस पार्टी का सदस्य था? आप बताइए मुझे। उससे पहले नीट का पेपर जो लीक हुआ था वो किस पार्टी का सरगना था? किस पार्टी से संबंधित था? तमाम तरीके के जो अपराध हो रहे हैं वो किससे संबंधित है, किस पार्टी से संबंधित है? आप ये बताइए। ये वही बीजेपी की सरकार है जिसने सबसे पहले ऑर्डर किया था कि हमारे पास काला धन वालों का पूरी लिस्ट है। आज तक बताइए कितना काला धन हुआ, कौन से काले धन वाले गिरफ्तार हुए? तो ये तो भ्रष्टाचार को पाल पोसने वाले हैं। नितिन जी, भ्रष्टाचार को कौन पाल पोस रहा है? जनता भी भली भांति देख रही है, समझ रही है, और आने वाले चुनाव में सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। जब चुनाव होते हैं वो लिटमस टेस्ट ही होते हैं कि भ्रष्टाचार को किसने पाला पोसा है। ठीक है, आगे हम जरूर चर्चा करेंगे। मित्तल जी, चंदा लूटने वाले, चंदा लूटने वाले, मित्तल जी ठीक है, मैं आती हूँ। नितिन जी, और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा विषय है ये। मित्तल जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि अब एक आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लापरवाही खान विभाग की तरफ से भी यहां पर हुई है कि आप जब किसी को टेंडर जारी कर रहे हैं तो उनका जरा बैकग्राउंड तो चेक कर लीजिए कि आसपास उनके क्या है। इतने बड़ा करोड़ का आप लोग इतना बड़ा खनन ठेका दे रहे हैं, वो भी पेपर लीक माफिया के पिता को। देखिए आकांक्षा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आपने एक सवाल उठाया कि कांग्रेस के शासन में भी इस तरह की क्या नाम से अनियमितता है और सामने आया और कांग्रेस के संरक्षण की बात आई, तो मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जो रीच का पेपर है, जो शिक्षकों से रिलेटेड, पात्रता शिक्षा से रिलेटेड है, उसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एजेंसी परीक्षा को आयोजित कराने वाली एजेंसी थी, उसके डीपी जालोरी जो उसके अध्यक्ष है, उसने ये कहा कि ये राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है।
ये तो कांग्रेस के राज की बात होता ना, जो कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे और उसके कहना जो शिक्षा मंत्री का प्रभार था वो डोटादरा साहब के पास था। तो ऐसा देखिए बिना राजनीतिक संरक्षण के ये सारी चीजें होती है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। अब आपका जो सवाल रहा वो उसके संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं कह रहा हूँ आपके दर्शकों को आकांक्षा जानकारी देना चाहता हूँ कि देखिए राजस्थान के अंदर जो गृह विभाग है जिसके अंदर ये जांच एजेंसी आती है, चाहे वो एसीपी हो चाहे वो एसीबी हो, जितनी भी जांच एजेंसी है वो गृह विभाग के अधीन आती है। वो मुख्यमंत्री के पास में गृह विभाग का चार्ज है। ऐसे ही जो खान विभाग है जिसका भी सुरेश डाका और उनके पिताजी मांगीलाल जी का क्या नाम से मामला है, वो खान विभाग भी मुख्यमंत्री जी के पास है। मैं ये सवाल उठाता हूँ, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी के पास में 10-12 बड़े बड़े विभाग है, वित्त विभाग भी है, कार्मिक विभाग भी है, आबकारी विभाग भी है, वो इतना ध्यान नहीं दे पाते होंगे। लेकिन वहां जो बड़े अफसरों की जो फौज है, क्या वो क्या देख रही है आखिर के अंदर? मतलब गृह विभाग भी उनके पास है, खान विभाग भी उनके पास है, क्या वो ये तालमेल नहीं कर सकते, ये देख नहीं सकते कि क्या नाम से वो सुरेश ढाका के पिताजी वहां पे टेंडर ले रहे हैं? साफ जाहिर है। मित्तल जी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना, मुझे लगता है, क्योंकि सब कुछ जब संरक्षण और मिलीभगत से ही हो रहा है तो फिर क्या ही होगा, यह आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। वेद माथुर जी, क्या यही वजह है राजनीतिक संरक्षण को आप सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में होता है तो भी नहीं पकड़ाया जाता, भाजपा सरकार में होता है तो भी नहीं पकड़ाया जाता है, गिफ्ट अलग मिल जाता है कि भाई आपको 20 करोड़ रुपए का हम खनन ठेका जरूर दे देंगे, तो सब कुछ क्या इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, आम जनता इसी तरह ठगती जाएगी? सर, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि इन अपराधी तत्वों को सरकार में बैठे बड़े लोगों का आशीर्वाद होता है, तो मैं सोचता हूँ आशीर्वाद के बजाय एक शब्द का उपयोग होना चाहिए, पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप है नेताओं की, माफियाओं की और पुलिस की। इनकी इस कार्टेल के बिना, इस सामंजस्य के बिना अपराध हो ही नहीं सकता, चाहे वो आर्थिक अपराध हो, पेपर लीक हो या और कोई दूसरा अपराध हो, बड़ा स्पष्ट है। दूसरी बात यह है जो पहले भी कही गई है कि सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन इन माफियाओं का दबदबा बना रहता है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस तरह की बात कही कि जिस तरह कांग्रेस के जमाने में सब कुछ साफ सुथरा था और सारी गंदगी अभी आई है, जबकि मैं साफ तौर पे ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में, राजस्थान लोक सेवा आयोग में, खान विभाग में, पुलिस में भ्रष्टाचार की मजबूत नींव कांग्रेस ने डाली है। आज यदि वहां भ्रष्टाचार की बिल्डिंग खड़ी हुई है तो उसमें भाजपा का भी योगदान है, भाजपा के नेता भी उसमें अपना कार सेवा के द्वारा उसमें योगदान दे रहे हैं, लेकिन इसकी मजबूत नींव कांग्रेस ने डाली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो कुछ हुआ उसका जिक्र भी कांग्रेस को करने में शर्म आनी चाहिए कि जो लोग अपराधी थे वो योग्य नहीं होने पर भी लोक सेवा आयोग में अपॉइंट किए गए। लेकिन कुल मिला के तस्वीर वही उभरती है कि जो पुलिस और सबके लिए आय का एक बहुत बड़ा जरिया है, रातों रात पुलिस के अधिकारी, नेता और माफिया ये करोड़पति हो रहे हैं, और इस सबके पीछे अदालत का एक आदेश है कि उन्होंने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए खनन को के संबंध में कई प्रतिबंध लगाए। उन प्रतिबंधों के कारण पत्थर और बजरी की सप्लाई है वो लिमिटेड हो गई। उसका लाभ उठाकर ये माफिया पुलिस और नेताओं की मदद से, सपोर्ट से, पार्टनरशिप से वाकई माथुर जी, और ये सिर्फ राजस्थान में नहीं चल रहा है, हम हर एक राज्य में इसी तरह का देख रहे हैं। आए दिन वहां पर बजरी खनन माफिया जो होते हैं पुलिस अधिकारियों को मौत के घाट उतार देते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल देते हैं, पकड़ने के लिए जाते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो कितना संरक्षण इसे मिल रहा है ये तो हम समझ ही सकते हैं ना, क्योंकि दूसरे लोगों की तो हिम्मत नहीं होती ना सर कि आवाज भी उठा सके वो लोग। लेकिन राजस्थान में पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, यहाँ कभी कोई बजरी माफिया किसी पुलिस अफसर को नहीं कुचलता, यहाँ पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, यहाँ बड़े प्रेम और सद्भावना से, बिल्कुल पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और जो आपने पार्टनरशिप कहा है माथुर जी, मुझे तो लगता है कि काफी हद तक वो सही ही है। पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिसका जिक्र कर रहे हैं माथुर जी की माफिया, राजनीतिक जनप्रतिनिधि और पुलिस, इन सबकी क्या ये मिली भगत ही है कि जिस वजह से ये एक ऐसा सिरा है जो कभी हाथ में आता ही नहीं है, भले कांग्रेस कार्यकाल हो या भाजपा कार्यकाल हो या फिर किसी भी दूसरे दल की सरकार हो सर, कभी इसमें फुल स्टॉप लगने ही नहीं वाला है। हम इसी तरह से चर्चा करते करते थक जाएंगे, सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल माथुर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, 100% सही है। कारण यह है कि आप देखिए कि खनन विभाग के डायरेक्टर को पता नहीं है
ठीक है, चलिए थोड़ा सा तकनीकी दिक्कतें हो रही है, मैं फिर से आऊंगी योगेंद्र जोशी जी, जब तक मैं अपनी टीम से कहती हूँ कि इसको रेक्टिफाई कर दे। नितिन जी देखिए, मैंने मित्तल जी से वही सवाल पूछा, ओम माथुर जी से वही सवाल पूछा, वही बार बार कांग्रेस को भी आईना दिखाया जा रहा है कि आप लोगों ने नींव इतनी मजबूत उस समय छोड़ी है कि उस पर भाजपा भी अपने बाकायदा फ्लोर बना ले रही है। सर देखिए, बिल्कुल क्या नाम से मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, लेकिन इतने ज्यादा खुद मानसिक रूप से बोले या किसी और के कारण इतने ज्यादा करप्ट हो चुके हैं कि भाजपा की केवल चरण वंदना करना उनका एकमात्र मकसद है। मैं दो चीजें वेद माथुर से पूछना चाहता हूँ। आरपीएससी के कोई 2 सदस्य बता दिए जिनके ऊपर योग्यता ना हो और उनको कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त कर दिया हो। जिनके पास योग्यता ना हो, केवल 2 सदस्यों का अगर नाम बता दे तो मैं मान जाऊंगा वो राजनीतिक विश्लेषक है। उन्होंने कहा कि क्या नाम से पुलिस अधिकारियों का और माफियाओं का कोई डिस्टेंस है, इन्हें यही नहीं पता कि 400 से ज्यादा अधिकारी 1 साल के अंदर खनन माफियाओं के चपेट में आए, जिसके अंदर डीएसपी और एसपी लेवल तक के अधिकारी शामिल है, जिसपे उन्होंने ट्रैक्टर तक चढ़ा दिए गए। ये किस उसमें खोए हुए बीजेपी के चरण वंदना में कम से कम आप इन सब चीजों से तो ऊपर उठिए। ये कह रहे सीबीआई ने कहा हाई कोर्ट में जाके कि राज्य में हमें सहयोग नहीं मिल रहा प्रशासन से। बताइए कांग्रेस के टाइम पे कोई एक बयान जहां पे राज्य जहां इस तरीके की बात की हो। मैंने कहा कि सुरेश ढाका के ऊपर हमने उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाए। अब कोई एक केस बताइए जहां पे इन माफियाओं के लिए हमने इनको कहीं पे टेंडर अलॉट किया हो, आप मुझे एक बताइए। और ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर अरे 10 साल में 89-90 पेपर लीक हो गए, 20 बच्चे तो अभी नीट के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं आप। राजस्थान की सरकार थी। तो नितिन जी, कांग्रेस कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ। नितिन जी, कांग्रेस कार्यकाल में सब कुछ ऑल इज वेल था, आप लोगों ने सत्ता क्यों गवाई? नितिन जी, सत्ता क्यों गवाई? यदि सब कुछ इतना ही ऑल इज वेल था तो जनता ने आपको दोबारा क्यों नहीं चुना 5 साल के बाद? नितिन जी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ 1.5% वोट शेयर का अंतर था, जिसमें इन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल गुजरात के बराबर होगा, एक भी किसान की जमीन नहीं खींची जाएगी, 12,000 रुपए देंगे और हम सीबीआई से जांच करवाएंगे, एक भी पेपर लीक नहीं होगा, किसी को संरक्षण नहीं देंगे। इन्होंने गुमराह करके 1.5% गुमराह कर रही थी यदि भाजपा, तो आप लोगों ने गुमराह होने दिया। आप लोगों ने इतना काम नहीं किया कि जनता गुमराह नहीं होती कि नहीं ये लोग तो बोल ही रहे हैं लेकिन काम अच्छा किया है कांग्रेस ने, हम गुमराह हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो आज भी संरक्षण कर रहे हैं उनको। हमारे बताइए ना एक भी केस जो बीजेपी जैसा हो। आज गृह मंत्री का दामाद फरार है घूस के आरोप में, प्रधान मुख्यमंत्री का तथाकथित साला फरार है। इनमें से एक भी कोई बोल दे तो, केवल योगेंद्र जोशी जी को छोड़ के, क्योंकि वो तो मर्द आदमी है, सबके लिए बोलते हैं। अगर ये बोल दे कि मुख्यमंत्री का कैद आज किस तरह की बात करते हैं नितिन जी? यही दिक्कत है पता है कांग्रेस के साथ। यदि कोई आप लोगों को आईना दिखाता है ना तो आप लोग उसको बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के चरण वंदना करने लगते हैं। बस कांग्रेस की गलत चीजें कोई ना बताए तो सब कुछ ठीक है। नितिन जी, आपका ये दिक्कत है। नितिन, मैंने अभी बोला है मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए। बोलिए आप क्या बोला है? अभी बोला है मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए। आपने मुख्यमंत्री जी को बचाया है कि उनको पता ही नहीं होगा? अब बोला है मैंने अभी बोला है कि खान विभाग के पास है और वहाँ ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं इस बात को पता नहीं चला। तो कैसा राज चला रहे मुख्यमंत्री जी जब ग्रामीण का धरना प्रदर्शन नहीं पता चला कि सुरेश ढाका का परिवार है? आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? जितने लोगों को कहा उनमें ठीक है नितिन जी, अब चलिए उम्मीद करते हैं कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। एसओजी भी जांच करेगी, लेकिन नितिन जी एसओजी जो जांच कर रही है कि कांग्रेस को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि कुछ भी एक्शन लिया जाएगा, आप लोग मान रहे हैं क्या कि चलिए अब तो कम से कम इसका खुलासा हो गया है ना? तो कह रहे अरे क्या खुलासा हुआ? ये तो आज क्या 25 में 24 में निकला, 25 में अलॉट हो गया, आज 26 में किस तरह कहाँ आके खुलासा हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ आप इसके अंदर करिए ना, सीबीआई को जांच दीजिए, आप किसी इंडिपेंडेंट हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के अंदर कमेटी बना के। ठीक है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लेती हूँ। ठीक है नितिन जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट में योगेंद्र जोशी जी का लेती हूँ। योगेंद्र जोशी जी, अब एसओजी जांच कर रही है, लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया, आपको लगता है वाकई कि अब सुरेश ढाका पकड़ में आ पाएगा या जो उसके पिता के नाम पर खनन ठेका जारी किया गया है उसे रद्द भी करना पड़ेगा? अब दबाव भी बढ़ गया है क्योंकि काफी। देखिए, रद्द करने का तो कोई प्रोसीजर नहीं है, वो सक्षम है, वो अपना ई टेंडर करके और अपने टेंडर प्राप्त कर सकता है और खान चालू कर सकता है, उसमें क्या कमी है? लेकिन हाँ, ये पैसा कहां से आया, इसके पैसे का आवागमन कहां से हुआ है, इसके पिता का क्या रोल है, इसके साथ इसके पीछे काम करने वाले कितने लोग हैं। और सीधी बात मैं आपको बता दूं, चाहे ई टेंडरिंग हो चाहे ई लाइसेंस हो, जब तक कि बटन नहीं दबाते तब तक नहीं खुलता, और बटन दबाने वाले के पास जब तक पैसा नहीं पहुंचता तब तक वो चालान खुलता ही नहीं है। सीधी सी बात है। ये कह के टालना कि साहब ये टेंडरिंग है हमें पता नहीं चलता, ये गलत बात है। ये तभी जल्ला होता है जब तक कि डायरेक्टर खान इसको अलाउ नहीं करते। तो इस प्रकार की बातें करना फिजूल की बात है। सरकार को पता रहता है,
ये विभाग को पता रहता है, विभाग के मंत्री को पता रहता है और पुलिस वालों को पता है। आप देखिए 4 साल से पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, इसके पीछे जरूर किसी राजनीतिक दल का, किसी सदस्य का इसमें है, क्योंकि पुलिस को नहीं पकड़ पा रही। ऐसा हो सकता है क्या कि 4 साल तक अपराधी पकड़ नहीं लेकिन है? राजस्थान में ये संभव राजनीति नहीं है। में सब कुछ क्या? मुमकिन हो जाता है योगेंद्र जोशी जी, सब कुछ मुमकिन हो जाता है। कहीं पर आप देखिए नीट परीक्षा के समय एक बच्ची लेट पहुंची थी तो उसके पिता के साथ किस तरह से मारपीट की गई, उनको पकड़ लिया जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो इस तरह के माफिया हैं वो खुलेआम घूम रहे होते हैं। माथुर जी, आपसे मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगी कि चलिए माथुर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एसपी मित्तल जी भी जुड़े हुए हैं। एसपी मित्तल जी, आपसे वही कि क्या बड़ी मछलियां भी इस पूरे प्रकरण में पकड़ी जाएंगी? वही कांग्रेस का सवाल है, वही मेरा सवाल है, वही आम जनता का सवाल है, या फिर कार्रवाई छोटे खिलाड़ियों तक ही सीमित रहेगी? नहीं, देखिए आकांक्षा बिल्कुल पकड़ी जानी चाहिए, तभी सरकार का विश्वास होगा। सरकार ने जब विधानसभा के चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा था, लेकिन जिस तरीके से अभी ये मामले सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कथनी और करनी बनतर है। और एक बात और, ये जो क्या नाम है सुरेश ढाका के पिताजी का जो मामला सामने आया है, ये भी मीडिया के जरिए सामने आया है। सरकार की किसी जांच एजेंसी ने इसका पता नहीं लगाया। ग्रामीण वहां पे आंदोलन करते रहे तब भी क्या नाम है ये पता नहीं किया कि भाई इसके जिसको हम टेंडर दे रहे हैं उसका बेटा सुरेश ढाका पिछले 4 साल से फरार है, तब भी नहीं हुआ। और ये 1 साल पुराना मामला है और ये मीडिया के द्वारा लाया गया है। इस बात को मैं कह रहा हूँ, मैं तो नितिन कुमार को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन से मैंने इस बात को कहा है, भले ही आप हमारे बारे में कुछ भी धारणा रखते हो, लेकिन मैंने इस बात को कहा है क्या नाम से कि गृह विभाग और खान विभाग जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास है और उनकी जवाबदेही बनती है कि ये आखिर में टेंडरिंग के जरिए। अब मित्तल जी क्या ही कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जितने भी राजनीतिक लोग होते हैं वो बयानों को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से रख देते हैं जनता के सामने, और जनता भी मुझे लगता है कि इतनी मासूम होती कि इनकी बातों में आ ही जाती। लेकिन अब देखते हैं कि अब पूरी जांच में आगे और क्या खुलासा होता है। क्या वाकई जो पेपर लीक की काली कमाई थी वही खनन ठेका में लगाई जा रही थी, और वाकई बड़े जो मगरमच्छ है वो पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, ये अब देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर देखिए, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेपर लीक की काली कमाई बजरी खनन में लगाई गई है, और क्या राजनीतिक संरक्षण के चलते ही इस तरह के माफिया लगातार फरार रहते हैं और उनके पिता को 20 करोड़ का ठेका मिल जाता है। और ये सब कुछ सोचने की बात आम जनता के ऊपर भी है कि आखिर आपके पैसों का ये दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है, भले वो किसी की भी सरकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज 5 के प्रहार में जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।